आप सबको गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आपकी जो वर्चुअल प्रेजेंस है उसको नमस्ते। आज हम लोग एक ऐसे पड़ाव पर पहुंचे हैं ऑप्टिक्स के, जहां से व्यावहारिक जीवन में उसकी उपयोगिता बहुत अधिक है। और आपने लोगों से कहते भी सुना होगा कि हमारी आंखों में लेंस लगता है, चश्मे में इस पावर का लेंस लगता है। ये जो लेंस शब्द बार बार आ रहा है, ऑप्टिक्स के उस मोड़ पर आज हम खड़े हैं कि हम लेंस पढ़ने जा रहे हैं। और लेंस पढ़ने से पहले जो इसकी भूमिका में हम लोगों ने बात कर ली थी, स्फेरिकल सरफेस, गोलीय पृष्ठ। और वो गोलीय पृष्ठ कैसे थे? ट्रांसपेरेंट। तो सबसे पहली बात आती है कि आखिर लेंस किसे कहें। तो लेंस से पहले प्रिज्म भी हमने पढ़ा था, और प्रिज्म को आज हम लोग थोड़ा सा अपने ध्यान में यहां रखेंगे। और जब हमने लेंस पढ़ाया था तो उस समय प्रिज्म पढ़ाई थी, तो हमने कहा था कि इसको ऐसे कट कर देंगे तो प्रिज्म टाइप का बन जाएगा। तो लेंस क्या होता है? तो जो हमारा पूर्व ज्ञान है, प्रीवियस नॉलेज है, उस पर हम लोग जाने कि आपने ऐसे पढ़ा होगा कि ये उत्तल लेंस है, फिर अवतल लेंस है, और फिर बनाया भी होगा, ऐसे बनाया था आपने, फिर ऐसे बनाया था, ये सब आपने बनाया था। तो यहीं से शुरू करते हैं। आखिर इसकी परिभाषा करनी हो या इसको शब्दों में बांध देना हो तो कैसे बांधेंगे? तो यहां आप देख रहे हैं कि ये लाइन नहीं है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये कर्व्ड सरफेस है। और जब हमने स्फेरिकल सरफेस की बात की थी, तो ये वाला जो सरफेस था, इसको हमने कहा था कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, और इधर वाले को कहा था कनकेव स्फेरिकल सरफेस। तो यहीं पर आकर के हम लोगों ने स्टडी अपनी करी थी स्फेरिकल सरफेस में। अब जब लेंस की परिभाषा है तो आप देखेंगे कि इधर एक स्फेरिकल सरफेस, एक इधर स्फेरिकल सरफेस, एक स्फेरिकल सरफेस इधर, एक स्फेरिकल सरफेस इधर। तो बात क्या निकल करके आई कि दो वक्र अथवा। अब अथवा क्यों कहते हैं? इसलिए कि इसके आगे भी जो लेंसेज हमने पढ़े उसमें इस तरीके से ऐसे लेंस। तो दो वक्र अथवा एक समतल और एक वक्र पृष्ठ से घिरा हुआ समांग पारदर्शी माध्यम। ये शब्द जो मैं बार बार कहता हूं कि होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, समांग पारदर्शी माध्यम, ये लेंस की कंपलसरी दशा है, आवश्यक दशा में सम्मिलित है। और ये नहीं रहेगा तो लेंस नहीं बन पाएगा। होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम कवर्ड बाय टू स्फेरिकल और वन स्फेरिकल एंड वन प्लेन सरफेस इज कॉल्ड लेंस। ये आपकी परिभाषा में आता है। तो एक बार फिर परिभाषा कह देते हैं कि दो वक्र अथवा एक समतल और एक वक्र पृष्ठ से घिरा हुआ समांग पारदर्शी माध्यम लेंस कहलाता है। अब जितनी बात मैंने की, इसमें हमने कहीं ये नहीं कहा कि ये कांच का बनेगा, हमने पदार्थ शब्द नहीं कहा। दो वक्र कहा अथवा एक समतल और एक वक्र पृष्ठ से घिरा हुआ समांग पारदर्शी माध्यम। अब समांग और पारदर्शी माध्यम कोई जरूरी नहीं कि ये कांच का बने, कोई जरूरी नहीं फ्लिंट का बने, कोई जरूरी नहीं क्राउन का बने। ये फाइबर का भी बन सकता है, ये लिक्विड का, वाटर का बन सकता है, और भी जो लिक्विड है, ट्रांसपेरेंट लिक्विड है, उनका बन सकता है। और भी जो चीजें हैं जो ट्रांसपेरेंट मीडियम बना सकती हैं, एयर बबुल है, उनका बन सकता है। कोई भी, मतलब लेंस किसका बनेगा ये कोई विषय नहीं है कि ये कांच का बनेगा। हमारी आंख में जो लेंस लगा है साहब, वो कांच का बना होता तो वो आंखों में चुभता रहता हमेशा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि लेंस का कांच से बनने से संबंध नहीं है। लेंस की जो परिभाषा है उसमें आया होमोजेनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम कवर्ड बाय टू स्फेरिकल और वन स्फेरिकल एंड वन प्लेन सरफेस इज कॉल्ड लेंस। अब जैसे हमने वक्र पृष्ठ बात करी है, तो आपने वक्र अभी तक कहां वक्रता देखी है? आपने क्लास 10th स्टैंडर्ड में आपने देखा होगा कि सिलेंडर बनाया आपने, तो यहां भी वक्र पृष्ठ आता था, वक्र पृष्ठ सिलेंडर का। आपने स्फेयर बनाया, इसमें आपने बताया कि वक्र पृष्ठ आता है। आपने पैराबोला बनाया, या परवल देखे हो घर पे सब्जी वाला, उसमें भी वक्र पृष्ठ आता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो ये वक्र पृष्ठ है
ये स्फेरिकल भी हो सकता है, सिलिंड्रिकल भी हो सकता है, पैराबोलिक भी हो सकता है। और मैं फिर आपको मेंशन कराऊंगा कि कई बार आपने अपने व्यवहारिक जीवन में या अपने आसपास के लोगों से सुना होगा कि मेरी आंखों में सिलिंड्रिकल लेंस लग रहे हैं, कोई कहता है मेरी आंखों में स्फेरिकल लेंस लग रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि वो कर्वेचर कैसा होगा ये यहां से पता लगेगा। सिलिंड्रिकल भी हो सकता है, स्फेरिकल भी हो सकता है। अब बात आई कि लेंस बनेंगे कितने प्रकार से, इस पर बात करता है कि लेंस कितने प्रकार से बने। तो जो परिभाषा है उसको जरा ध्यान देंगे कि कितने प्रकार से बन सकते हैं। तो इसमें जो बिल्कुल आप लोग सबसे पहले पढ़े थे कि ये आपका दोनों तरफ उत्तल है, इसलिए बाई कॉन्वेक्स। क्या पढ़ेंगे? बाई कॉन्वेक्स। अब यहीं पर एक बात और निकल करके आती है कि बाई कॉन्वेक्स में इसकी और इसकी जो कर्वेचर है वो मैंने दोनों को बराबर रखी है, लेकिन इसको ये कोई ऐसे कर दे और दूसरे को ऐसे कर दे तो यहां पर भी कर्वेचर है, लेकिन इसमें क्या है, यह है तो बाई कॉन्वेक्स, लेकिन दोनों की जो वक्रताएं हैं वो दोनों डिफरेंट है, दोनों की डिफरेंट वक्रता है। तो डिफरेंट वक्रता होगी तो वक्रता त्रिज्या भी डिफरेंट होगी। ऐसे आपका बन सकता है प्लेनो कॉन्वेक्स, ये प्लेन हो गया और दूसरा ये, तो इसको आप कह सकते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स। प्लेनो कॉन्वेक्स। अब सर ये दो चीजें आपने देखी, एक प्लेनो कॉन्वेक्स हो गया। अब इसमें यही समझ लेते हैं कि ये बिल्कुल फ्लैट है, किसी भी फ्लैट चीज की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है वो इनफाइनाइट होती, तो इसमें पहले की रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होगी और दूसरे की जो होगी वो होगी। तीसरा देखते हैं, तीसरा आपका अब ये जरा देखेंगे कि इसमें पहला वाला तल कॉन्केव है फिर कॉन्वेक्स है, तो ये कॉन्केवो कॉन्वेक्स हो जाएगा, कॉन्केवो कॉन्वेक्स। यहां सर समझने का विषय यह है कि इसमें तो इसकी R1 जो हो जाएगी, अच्छा R1 R2 कैसे डिसाइड होगा, तो ये अभी समझेंगे हम लोग। अभी फिलहाल ये जान लो, ये पहला पृष्ठ है तो इसका R1 हो जाएगा, दूसरा पृष्ठ है तो R2 हो जाएगा। यहाँ पहला पृष्ठ है तो इसका R1, इसका दूसरा पृष्ठ है तो R2। अब इसका R1 किधर होगा, इधर कहीं आपने जब रखा होगा प्रकार तो जाकर के ऐसे बना होगा, इसलिए इसका R1 इधर होता है और इसका R2 किधर होता है, इधर होता है, R2 इधर होता है। तो ये हम समझ लेंगे कि पहले पृष्ठ का कर्वेचर किधर उसका सेंटर रहेगा, तो उधर R1 हो जाएगा, दूसरे का R2। ऐसे यहाँ R1 क्या हो जाएगा, ये इनफाइनाइट हो जाएगा और R2 इधर की तरफ कुछ भी रहेगा जो होना होगा। ये मैं इसलिए यहां ज्यादा मेंशन कर रहा हूं कि इसमें कौन ज्यादा कर्वेचर का होगा, कौन कम कर्वेचर का होगा। तो कई बार मैं मजाक में कहता हूं कि किसी छोटे लड़के को हम अपनी पीठ में बिठा लेते हैं, पीठ पे लाद लेते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि इसका जो कर्वेचर होगा वो इसका कर्वेचर होगा ये कम होगा, यानी R1 इसकी ज्यादा होगी और R2 कम होगी। R1 इज ग्रेटर देन R2। इसकी वक्रता त्रिज्या से रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगी, इसकी ज्यादा, पहले पृष्ठ की ज्यादा दूसरे पृष्ठ की कम। अब यहां आगे बात करते हैं। अब दूसरे प्रकार का जो लेंस आता है वो क्या हुआ, ये हो गया, इसको हम बाई कॉन्केव कहते हैं। क्या कहते हैं, बाई कॉन्केव। फिर दूसरे प्रकार का ये आपका हो जाएगा प्लेनो कॉन्केव, प्लेनो कॉन्केव। और तीसरे प्रकार का जो होता है ये होता है, जैसे ये पृष्ठ देखो उभरा हुआ है, कॉन्वेक्स है, और फिर ये कॉन्केव है, तो कॉन्वेक्सो कॉन्केव, कॉन्वेक्सो कॉन्केव। अब यहां क्या होगा,
यहां ये होता है कि ये जो इसका पहला पृष्ठ है इसमें R1 है ये और दूसरा वाला R2 है, तो ये R2 कम होता है, R1 ज्यादा होता है। R1 ज्यादा होता है, R2 कम होता है, जो करके बनाया जाता है इस तरीके से। अब इसमें क्या करना है कि इसको थोड़ा समझना है। अब किसी ने कहा कि कभी कभी लेंस देखते हैं कोई इतना मोटा सा लेंस बना दिया, ऐसे लेंस, तो बात निकल कर जाती है कि इतने मोटे लेंस की क्या जरूरत है, यहां पर इतने मोटे लेंस पड़ने हैं। तो हमने कहा हम लोग इंटरमीडिएट स्तर पे जिन लेंसों का स्टडी करते हैं वो थिन लेंस होते हैं, पतले लेंस। इसलिए आप अपने रे डायग्राम में भी लेंस को बहुत मोटा बनाने की कोशिश ना करें, अन्यथा यह माना जाएगा कि तकनीकी रूप से आप गलत हैं, आपको शायद समझ नहीं है, या इंटरमीडिएट स्तर पे आपके शिक्षक ने नहीं बताया कि यहां पर आप थिन लेंस पढ़ने जा रहे हैं। तो थिन लेंस और फैट लेंस में क्या डिफरेंसेस क्या रहेंगे, तो हमने कहा अभी आगे की परिभाषाओं में स्पष्ट होगा कि ये फैट लेंस के लिए हम स्टडी करेंगे तो वहां पर जो डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए हम एक पॉइंट निर्धारित करते हैं या पॉइंट्स निर्धारित करते हैं, तो फैट के लेंस के लिए वो कार्डिनल पॉइंट्स होते हैं, कार्डिनल पॉइंट्स, और थिन लेंस के लिए हम ऑप्टिकल सेंटर डिसाइड करते हैं। तो ये दोनों में एक डिफरेंसेज हुआ, तो ये एक बार फिर समझ लेंगे कि कैसे ये लेंसेज बनते हैं। अब किसी लड़की ने पूछा कि साहब इसको हम पलट के ऐसे कर दें तो क्या हो जाएगा, तो क्या ये प्लेनो कॉन्वेक्स नहीं होगा, हमने कहा तब भी प्लेनो कॉन्वेक्स। इसको ऐसे कर दें तब भी कॉनकेवो कॉन्वेक्स होगा, इसको भी पलटने पर भी कॉन्वेक्सो कॉनकेव होगा, इसको भी पलटने पर प्लेनो कॉनकेव होगा, मतलब इसका ये वाला इधर कर दे, ये इधर कर दे, तो ये कोई अंतर नहीं है। इसको आप कहीं इस तरीके से बना रहेगा तो आप कंसीडर करेंगे कि हाँ ये वही वाला लेंस है। अब आगे बात करते हैं कि लेंसेज कैसे बनते हैं और उनसे संबंधित परिभाषाएं क्या। तो डेफिनेशंस रिलेटेड टू लेंस, लेंस से संबंधित जो परिभाषाएं हैं वो क्या क्या है वो थोड़ा पढ़ते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए हम दो स्फीयर बनाते हैं, एक स्फीयर बन गया और दूसरा स्फीयर बन गया। अब किसी ने पूछा ये दो स्फीयर बनाने से क्या फायदा होने वाला। अच्छा यहां भी देखेंगे आप कि ये थोड़ा बड़ा है ये छोटा है, इसका मतलब यह हुआ कि इसकी जो वक्रता त्रिज्याएं हैं दोनों की है तो पाई कॉन्वेक्स, लेकिन ये डिफरेंसेज आएंगे। अब इससे परिभाषाएं जो पढ़नी है वो कैसे पढ़ेंगे ये थोड़ा सा समझना है। तो लेंस का ये पहला पृष्ठ बनेगा, जब लेंस बनेगा तो कैसे बनेगा ये जरा देखेंगे कि मान लीजिए एक स्फीयर आपका ये था और इस स्फीयर से आपने ऐसे चाकू से इसको काट दिया, ऐसे कांच का बनता तो डायमंड से कटेगा, तो जब कट कर देंगे तो ये वाला पार्ट इसका इधर इतना सा ऐसे मिल जाएगा ऐसे। फिर क्या किया आपने, इधर वाला था इसको चाकू से ऐसे काटा तो इधर वाला पार्ट मिल जाएगा, यानी ये आपको ऐसे एक पार्ट मिल जाएगा। अब ये दोनों पार्ट अलग अलग हो गए। अब दोनों पार्ट जब अलग अलग हो जाएंगे तो ये जो मैं बात कर रहा हूं ये लेंस के निर्माण की जो शुरुआती दौर थे, प्रारंभिक दशाएं, उस समय ऐसे बनते थे। फिर क्या करते थे, इनको एक विशेष प्रकार से सीमेंट लगा करके हम जोड़ देते थे, जो ट्रांसपेरेंट सीमेंट होती थी, इसको कनाडा बाल्सम कहते हैं, कनाडा बाल्सम कहते हैं। तो कनाडा बाल्सम में क्या होगा, ये ट्रांसपेरेंट सीमेंट होती थी, इसको अब क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, तो जब जोड़ देंगे तो फिर बनेगा क्या, जोड़ देंगे तो आपका बन गया ये बन गया। तो लेंस इस तरीके से बन जाते हैं। अब जब लेंसेज बन गए, ऐसे आप कॉनकेव लेंस के लिए भी बना सकते हैं।
तो बात निकल कर क्या इसकी, अब हम परिभाषाएं कैसे करेंगे। तो हमने कहा कि इसका एक सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पहला पृष्ठ है तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है, इसलिए इसको C1 लिखेंगे। ये दूसरा पृष्ठ है तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है, इसको C2 लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, इनको आपस में मिला देंगे। अब मिला देंगे तो एक बात ये भी समझनी थी, पहला पृष्ठ था तो इसका पोल था, ये P1 पोल था, और दूसरे वाले का ये पोल था P2। किसने पूछा पोल कहां से आ गया, तो हमने कहा स्फेरिकल सरफेस दो वक्र अथवा एक समतल और एक वक्र पृष्ठ से घिरा हुआ समान पारदर्शी माध्यम। तो ये है तो गोलीय पृष्ठ साहब, तो वहां पर पोल होते थे इसलिए पोल है यहां पर। अब क्या हुआ, ये बहुत महत्वपूर्ण, ध्यान से देखेंगे। पहले पृष्ठ का सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर, तो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इधर, ये पॉजिटिव हो जाएगी R1, और इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर, तो ये R2 नेगेटिव हो जाएगी। ठीक से समझना है एक बिंदु को। अब क्या हुआ, तो ये इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गए, फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, फिर क्या हो जाएगा, इसके पोल हो गए। तो हमने कहा इनके सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली जो लाइन है, इस लाइन को आप कहते थे प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहते थे, प्रिंसिपल एक्सिस। अब कुछ परिभाषा निकल करके आई कि किसी ने पूछा सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस क्या है, तो आप बताओगे कि लेंस जिस गोले के कटे हुए भाग से बना हुआ है या जिस गोले के भाग से निर्मित हुआ है, उनके केंद्रों को लेंस के वक्रता केंद्र कहते हैं। लेंस जिन गोलों के छिन्नक से या कटे हुए भागों से बना है, उनकी वक्रता त्रिज्याओं को लेंस की वक्रता त्रिज्याएं कहते हैं। फिर लेंस के वक्रता केंद्रों को मिलाते हुए जाने वाली रेखा को लेंस की प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। तो ये परिभाषाएं आपकी निकल करके आ रही हैं यहां पर। अब देखो आगे थोड़ा सा चलते हैं, इसको मिटा देते हैं। ये ठीक से समझ में आना चाहिए। अभी इसका P1 का, P2 का, C1 का, C2 का, ये सब का बहुत आवश्यकता है, इसलिए इसको ठीक से ध्यान में रखें। आपके दिमाग में आ होगा कि मैं कह रहा था कि ये शुरुआती दौर में लेंस ऐसे बनते थे, तो क्या अब वर्तमान में कुछ बदल गया है क्या। तो हमने कहा वर्तमान में व्यवस्थाएं बहुत आ गई हैं। अब तो हम कांच को भी जिस शेप में चाहते हैं बना लेते हैं, उसमें किसी गोले को काटने की आवश्यकता नहीं है। कांच के सांचे से हम ढाल लेते हैं, उसकी कर्वेचर तय कर लेते हैं। तो इसलिए अब दूसरे तरीके से बनना शुरू हुआ है, परंतु परिभाषाओं को स्पष्टतया जानने के लिए ये चीजें जाननी जरूरी थी। अब लेंस में एक और बात निकल करके आती है कि अपर्चर क्या होता है, अपर्चर ऑफ लेंस क्या होता है। तो जो अपर्चर का विषय है ये थोड़ा सा समझना है। अपर्चर में पहले भी मैंने मिरर में भी बताया था कि जैसे लेंस आप पहनते हैं, चश्मे में पहनते हैं, तो चश्मे में क्या होता है, चारों तरफ से कोई फाइबर या प्लास्टिक या कुछ उसमें धंसा रहता है थोड़ा थोड़ा भाग। तो जितना है वो पूरा नहीं, वो पूरे पर लाइट इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो केवल वो पार्ट लेंस का जहां पर इंटरेक्शन हो रहा है लाइट का, केवल उसी को अपर्चर कहेंगे। यानी यदि किसी लेंस का वक्रता त्रिज्या बहुत ज्यादा है, परंतु उसको ढक दिया गया ऐसे डाट 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 इस तरीके से चारों तरफ से, तो जो आदमी देखेगा उसको लगेगा वक्रता त्रिज्या कम है, जबकि है ज्यादा ये, तो अपर्चर इसका कम हो जाएगा भले ही वक्रता त्रिज्या ज्यादा है। तो इस तरीके से लेंस का वो प्रभावी क्षेत्रफल जिस पर लाइट इंटरेक्शन होता है, उसको हम लेंस का द्वारक कहते हैं। अब आगे बात करते हैं, लेंस की जो सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा है उस पर बात करते हैं। तो लेंस की जो सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा है वो है ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर ये हो जाएगा प्रकाशिक केंद्र। और मैंने इसको अलग से इसलिए लिखा है कि ये परिभाषा समझना बहुत जरूरी है। प्रकाशिक केंद्र, तो प्रकाशिक केंद्र इतना महत्वपूर्ण क्यों। तो हमने कहा जैसे आपने मिरर पढ़ा था, तो मिरर की सारी दूरियां कहां से मेजर करते थे आप, पोल से। मिरर की सारी दूरियां आप कहां से मेजर करते थे, पोल से मेजर करते थे। इस पॉइंट को, ओरिजिन को आप P कहते थे। इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव। ठीक वही चीज जब आप मिरर नहीं पढ़ रहे होते हैं, लेंस पढ़ रहे होते हैं, तो जहां P लिखा है वहां क्या लिखेंगे, C लिखेंगे। क्या लिखेंगे, C लिखेंगे।
तो अब बात निकल करके आई कि लेंस का प्रकाशीय केंद्र क्या है, तो इतना महत्वपूर्ण कैसे हो गया। तो हमने कहा लेंस का प्रकाशीय केंद्र लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु है, ठीक से सुनेंगे, लेंस का प्रकाशीय केंद्र लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु है जहां से लेंस की समस्त दूरियां मापी जाती है, जहां से लेंस की समस्त दूरियां मापी जाती है। अब सर ये बात निकल करके आई कि लेंस का प्रकाशीय केंद्र क्या लेंस में होगा, तो हमने कहा लेंस के मुख्य अक्ष पर, मैंने कहा यानी लेंस के मुख्य अक्ष में, यदि लेंस ऐसे है तो लेंस का मुख्य अक्ष तो ये है, यानी प्रकाशीय केंद्र यहां भी हो सकता है, 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 कहीं भी हो सकता है, लेंस में भी हो सकता है, लेंस के बाहर भी हो सकता है, लेंस के सरफेस पर भी हो सकता है, इसलिए ज्यादा महत्व। तो आप परिभाषाएं करते हैं कि लेंस का प्रकाशीय केंद्र क्या है, तो आपने सबसे पहले एर्थ स्टैंडर्ड में जो परिभाषा पढ़ी थी सबसे पहले उसको पढ़ते हैं। कि ये आपने बना लिया, ये पॉइंट हो गया, अब क्या करेंगे, इसको हम सीधे मिला देंगे। तो ये जो पॉइंट आया इसको आपने सी कह दिया, यानी लेंस का प्रकाशित केंद्र लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु है जहां से जाने वाली प्रकाश किरण बिना विचलित हुए आर पार हो जाती है। एक बार फिर सुन लेंगे, लेंस का प्रकाशीय केंद्र लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु है जहां से जाने वाली प्रकाश किरण बिना विचलित हुए आर पार हो जाती है। यह परिभाषा आपने क्लास 8 स्टैंडर्ड में पढ़ी थी। और यह प्रकाशीय केंद्र कहां है, लेंस के मध्य में। अब मैं तो कहूंगा कि लेंस का प्रकाशीय केंद्र लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से जाने वाली प्रकाश किरण बिना विचलित हुए लेंस से आर पार हो जाती है, यह लेंस का प्रकाशीय केंद्र कहलाता है। ये कब पढ़ा आपने, 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। फिर 10th स्टैंडर्ड में जब आप आए तो परिभाषाएं थोड़ा सा बदली, और वो बदली क्या वो जरा देखें। दूसरी परिभाषा जो आपकी निकल करके आती है कि लेंस का जो प्रकाशित केंद्र है ये लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु है जहां से जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद आपतित किरण के समांतर हो जाती है। 10th स्टैंडर्ड में दोनों परिभाषाएं पढ़ाएगी। लेंस का प्रकाशित केंद्र लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु है जहां से जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात आपतित किरण के समांतर हो जाती है। यानी प्रकाशित केंद्र मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु हुआ जहां से अपवर्तित होने वाली प्रकाश किरण या जाने वाली प्रकाश किरण जब निर्गत होती है तो आपतित किरण के समांतर हो जाती है। जहां से अपवर्तन के पश्चात निर्गत किरण आपतित किरण के समांतर हो जाती है। ये आपकी अगली परिभाषा थी ऑप्टिकल सेंटर की। लेकिन ये दोनों परिभाषाएं जब भी आप देख रहे हैं तो ये ठीक बीचों बीच में आ रहा है, ठीक बीचों बीच में, यानी लेंस के मध्य में आए। ऐसे भी आप यहां करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां भी वही बात हो जाएगी। इसको आप ऐसे बना सकते हैं। और आगे की स्टडी के लिए आप ध्यान में भी रखें कि हमको यही परिभाषाएं पढ़नी है। जो ये मिड में आ रहा है ना, हम पूरे किरण आरेख जब भी बनाएंगे तो इसी परिभाषा का उपयोग करेंगे, ये वाला। क्योंकि जनरली हम लोग बाई कॉन्वेक्स या बाई कॉन्केव लेंस का उपयोग करते हैं और वो बाई कॉन्वेक्स बाई कॉन्केव का उपयोग करते हैं जिनके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर लगभग समान रहते हैं या समान रहते हैं। लेकिन जो इसकी अच्छी परिभाषा है वो तीसरी परिभाषा है, और वो जरा देखें।
अब लेंस का प्रकाशिक केंद्र लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु होता है जिसके लिए ये सिद्धांत काम करता है, CP1/CP2 इज इक्वल टू R1/R2। ये प्रिंसिपल जहां काम करता है, इसको आंकिक लिख सकते हैं यहां पर न्यूमेरिकली, ये काम करे तो जान लो ये परिभाषा ऑप्टिकल सेंटर है। यानी लेंस का प्रकाशिक केंद्र, लेंस का प्रकाशिक केंद्र कैपिटल सी, किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल सी से। लेंस का प्रकाशिक केंद्र कैपिटल सी लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु है जिसके लिए निम्नलिखित शर्त फॉलो होती है, CP1/CP2 इज इक्वल टू R1/R2, where P1 is the pole of first surface, P2 is the pole of second surface, R1 is the radius of curvature of first surface and R2 is the radius of curvature of second surface। अब बात निकल कर गई कि इसके लिए इस परिभाषा से थोड़ा सा ऑप्टिकल सेंटर समझते हैं। तो हमने कहा सपोज एक कॉन्वेक्स लेंस हमने ले लिया। अब कॉन्वेक्स लेंस जब हमने ले लिया तो ये आपका पोल P1 हो गया और ये हो गया P2। अब क्या करना है, इसके R1 R2 बराबर है, इस लेंस के क्या है R1 R2 बराबर है। तो सपोज R1 बराबर R2 बराबर कैपिटल R। अब जरा इसको लेकर के आओ तो CP1/CP2 इज इक्वल टू R/R। तो CP1/CP2 इज इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज CP1 इज इक्वल टू CP2। अब इसको ठीक से समझे मैथमेटिकली, इसका मतलब क्या हुआ कि CP1 इज द डिस्टेंस। कैसे डिस्टेंस? हमने कहा जैसे मान लीजिए यहां लिखा है A और B। AB मतलब क्या हुआ कि A से B के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन A एंड B। सो CP1 मींस क्या हुआ कि डिस्टेंस बिटवीन C एंड P1 इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन C एंड P2। और ये शर्त तभी फॉलो होगा जब C इसके ठीक मिड में होगा, तभी CP1 CP2 के बराबर हो सकता है, तभी CP1 CP2 के बराबर हो सकता है। नहीं तो इसको फिर बराबर इसको होने के लिए C को ठीक मिड में होना ही पड़ेगा। नहीं होगा यदि C मिड में तो ये जो हमने निकाला है ये नहीं संभव है, तो C को ठीक मिड में होना पड़ा। नेक्स्ट इसमें क्या है वो जरा देखेंगे अगला। अच्छा, इसी चीज को, इसी कंसेप्ट को आप कॉन्वेक्स बाई कॉन्केव लेंस के लिए भी फॉलो कर सकते हैं और वहां भी C कहां होगा? ठीक मिड में होगा। अब नेक्स्ट देखें, तो अभी क्या हुआ कि लेंस के मुख्य अक्ष पर तो था लेकिन लेंस में था, लेंस के भीतर था, लेंस के मध्य में था। अगला देखेंगे आप जरा, हमने प्लेनो कॉन्वेक्स ले लिया। अब क्या हुआ, प्लेनो कॉन्वेक्स लेने पर फिर इसका प्रिंसिपल एक्सिस बनाया, इट इज P1 इट इज P2, ये दोनों हो गए। अब P1 P2 आपने निकाल लिया तो आप सब जानते हैं कि ये क्या है, ये सबसे ज्यादा ये प्लेन है और किसी भी प्लेन जो सरफेस होता है उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती? इनफाइनाइट होती। तो जो पहला सरफेस आपका है उसके लिए R1 क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। और R2 को थोड़ी देर के लिए R मान लेता है, R2 को थोड़ी देर के लिए R मान लेता है। R2 इधर है, R1 इनफाइनाइट है, उसका कोई मतलब नहीं हो। अब जरा यहां रखेंगे, इस फार्मूले में रखेंगे इसका C निकालने के लिए, इसका C कहां है? तो CP1/CP2 इज इक्वल टू इनफाइनाइट अपॉन कैपिटल R। थोड़ा सा और करते हैं फिर इसमें कि CP1/CP2 इज इक्वल टू इनफाइनाइट को आप लोग मैथमेटिकली लिख सकते हैं 1/0। तो ये हो जाएगा 1/0 मल्टीप्लाइड बाई R। तो ये देखो कुल मिलाकर के हो जाएगा CP1/CP2 इज इक्वल टू 1/0। दिस इंप्लाइज CP2 इज इक्वल टू 0, दिस इक्वल टू CP2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ कि डिस्टेंस बिटवीन C एंड P2 इज इक्वल टू 0।
सो सी कहां आ जाएगा, जब सी P2 पर 0 हो जाएगा डिस्टेंस, तो सी P2 पर ही आ जाएगा। सी कहां आएगा, P2 पर ही आ जाएगा। यानी यहां पर आप जो आपका निकल करके आ रहा है ऑप्टिकल सेंटर, वो कहां आया, ठीक सरफेस पर आया। अभी तक मिड में था, लेकिन जैसे प्लेनो कॉन्वेक्स हुआ या प्लेनो कॉन्केव हुआ, वैसे वहां पर उसके स्फेरिकल सरफेस पर आएगा। प्लेनो कॉन्वेक्स अथवा प्लेनो कॉन्केव लेंस के लिए जो सी आएगा यानी ऑप्टिकल सेंटर आएगा, वो उसके स्फेरिकल सरफेस पे आएगा। मुख्य अक्ष में, मुख्य अक्ष पर तो रहेगा ही, लेकिन स्फेरिकल सरफेस पर आएगा। अब तीसरा केस जरा आप देखेंगे कि ये बाहर भी हो सकता है, और कैसे होगा। तो ये बाहर कैसे हो सकता है, तो हमने कहा एक हम ले लेते हैं। कॉन्केवो कॉन्वेक्स। अब मैंने पहले भी बताया था कि ये जो पहला पृष्ठ है आपका, इसका P1 और ये हो गया आपका P2। आपको पहले लेंस बताते समय ही मैंने बताया था कि इस तरीके का लेंस तभी बन सकता है जब पहले वाला की रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी फर्स्ट सरफेस की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो ज्यादा हो, यानी R1 ज्यादा होगा, R2 कम होगा, तभी बनेगा ऐसा। तो क्या हो जाएगा, तो आप देखेंगे CP1 अपॉन CP2 इज इक्वल टू, अब R1 इज ग्रेटर देन R2। अटेंशन प्लीज, R1 इज ग्रेटर देन R2। अब सोचो R1 R2 से ज्यादा होगा, जैसे मान लीजिए हमने 10/8 लिख दिया, तो इसका मान क्या हो जाएगा 1.25। 1.25 इज ग्रेटर देन 1। सो R1 अपॉन R2 पर रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1। दिस इंप्लाइज CP1 इज ग्रेटर देन CP2। अब आप सब लोग समझें कि डिस्टेंस बिटवीन C एंड P1 इज ग्रेटर देन डिस्टेंस बिटवीन C एंड P2। सो क्या हो जाएगा, C कहां कर दे कि CP1 ज्यादा हो जाए। तो हमने कहा यदि हम C इस तरफ कर देंगे तो आप देखेंगे कि C से जो P1 की डिस्टेंस है वो ज्यादा है, और C से P2 की डिस्टेंस कम। C से P1 की डिस्टेंस ज्यादा है और C से P2 की डिस्टेंस कम है। इसलिए यहां पर ऑप्टिकल सेंटर कहां चला गया, लेंस से बाहर चला गया। और किधर गया, जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कम थी, जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कम थी उसकी तरफ है। तो एक प्रकार फिर ऑप्टिकल सेंटर की परिभाषा आप देखें, ये तीनों केसेस हो गए, तीनों को आप कॉन्केव के लिए भी बना सकते हैं। तीनों की जो परिभाषा निकल करके आई कि लेंस का प्रकाशिक केंद्र लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित हुआ बिंदु है जहां से जाने वाली प्रकाश किरण विचलित नहीं होती, आर पार निकल जाती है। दूसरी परिभाषा हमने कहा कि जहां से जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद आपतित किरण के समांतर हो जाती है। प्रकाशिक केंद्र मुख्य अक्ष पर स्थित हुआ बिंदु है जहां से अपवर्तित होने वाली प्रकाश किरण जब निर्गत होती है तो आपतित किरण के समांतर हो जाती है। और तीसरी वाली परिभाषा सबसे अच्छी है कि लेंस का प्रकाशिक केंद्र लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु है जिसके लिए निम्नलिखित शर्त फॉलो होती है, CP1 अपॉन CP2 इज इक्वल टू R1 अपॉन R2। और इस परिस्थिति में आपने देखा कि लेंस का प्रकाशिक केंद्र लेंस में, लेंस के पृष्ठ पर और लेंस के पृष्ठ के बाहर। लेंस के पृष्ठ पर कहां होगा, जहां पर स्फेरिकल सरफेस होगा उसके पृष्ठ पर, और जब बाहर होना होगा तो जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगी, जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगी उसकी तरफ प्रकाशिक केंद्र होगा। तो आज की क्लास को हम यहीं फिनिश करते हैं। लेंस की समस्त दूरियां प्रकाशिक केंद्र से मापी जाती हैं, C से डिनोट करते हैं, ये मैंने पहले भी बताया था। यदि लेंस, लेकिन ये सब थिन लेंस के लिए है, यदि लेंस फैट होता तो उसके लिए कार्डिनल पॉइंट्स परिभाषित किए जाते हैं जो 3 प्रकार के होते हैं। वो अपने सिलेबस का अभी विषय नहीं है। और इसी के साथ हम आज की जो वीडियो है यहीं पर फिनिश करते हैं। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो और ये लगा हो कि नहीं ये क्लास अच्छी पढ़ाई गई है, तो आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक करें, अपने मित्रों को भी शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। बहुत बहुत थैंक यू।